हुआ? चूं चूं चूहा अपने बैल से बाहर निकला। सामने बिल्ली बैठी थी। चूहे ने सोचा मैं बाहर निकला तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। बिल्ली कहने लगी, प्यारे चूहे बाहर निकल आओ। चूं चूं ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बिल्ली ने पूछा, क्यों? चूं चूं कहने लगा, मैं बाहर आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली ने कहा, अल्लाह न करे मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। ये देखो मैं हाथ बढ़ाती तो हूँ, तुम मेरा हाथ थाम लो, मेरे दोस्त बन जाओ। चूं चूं बोला, बिल्ली खाला मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। वो देखो टीपू कुत्ता खड़ा है, उससे हाथ जाकर मिलाओ। बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो इसका दम निकल गया। वो उछलकर खिड़की पर चढ़ गई और किसी तरह अपनी जान बचाई। एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहां एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया लेकिन दर्जी ने उसको रोटी की बजाय सुई चुभा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया लेकिन इसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी। इसने वो अपनी सूंड से कीचड़ निकालकर दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस्मान एक बहुत नेक और रहमदिल लड़का था। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। बिल्ली भी उस्मान से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उस्मान घर के शहर में मौजूद नीम के दरख्त की छांव में लेटा आराम कर रहा था कि उसे किसी परिंदे की सुरीली आवाज आई। उस आवाज में बहुत मिठास थी। परिंदे के चुप होते ही उस्मान की निगाहें दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया पर पड़ी जो दरख्त की एक शाख पर बने घोंसले में रहती थी। अब रोज इसका मामूल बन गया। फुर्सत मिलते ही इसकी निगाहें नीली चिड़िया को तलाश करती। इसकी आवाज सुनकर उस्मान के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती। उस्मान की दिलचस्पी चिड़िया की तरफ हुई तो बिल्ली की तरफ तवज्जो कम हो गई, इसलिए बिल्ली चिड़िया से हसद करने लगी। एक दिन जब उस्मान घर पर मौजूद नहीं था तो बिल्ली दरख्त पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ छलांग लगाई। नीली चिड़िया बिल्ली का नवाला बन गई। छलांग लगाने के नतीजे में बिल्ली के साथ साथ घोंसला भी जमीन पर गिर गया। उस्मान घर में दाखिल हुआ तो इसने चिड़िया का घोंसला जमीन पर पड़ा हुआ देखा और बिल्ली मुंह में लगे खून को साफ करने में मसरूफ थी। उस्मान सारी बात समझ गया और अपना सर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए इसके मुंह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे, मेरी प्यारी बिल्ली तुमने ऐसा क्यों किया। एक जमाने में एक गांव में कपड़े का ताजर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ये लोग बहुत गरीब थे और काफी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी। उनके पास एक खूबसूरत मुर्गी थी जो हर रोज इंडा देती थी। ये कोई आम इंडा नहीं होता था बल्कि एक सोने का इंडा होता था। ये ताजर इस इंडे को बाजार में बेचकर अमीर बनता जा रहा था, मगर ये ताजर उस एक इंडे से मुतमईन नहीं था जो इसे रोजाना मिलता था। वो बहुत जल्द काफी अमीर बनना चाहता था क्योंकि ये ताजर अपनी मुर्गे से सोने की तमाम अंडे एक है वक्त में हासिल करना चाहता था। एक दिन उसने काफी सोचा और आखिरकार उसने सोने का अंडा देने वाले मुर्गे को मारने और तमाम अंडे एक है साथ हासिल करने का फैसला किया। उसके ख्याल में यह था अगर ये इस मुर्गी को ज़ब्ह करके एक ही वक्त में सारी सोने की इंडी हासिल कर ले तो ये एकदम से काफी ज्यादा अमीर ताजर बन जाएगा और उसका पूरे गांव में एक नाम होगा। चनांचा अगले दिन जब मुर्गे ने सोने का अंडा दिया तो इस शख्स ने इसे पकड़ लिया और तेजधार चाकू ले करास को ज़ब्ह कर दिया। जब उसने मुर्गी को ज़ब्ह करने के बाद देखा तो चारों तरफ खून के सिवा कुछ नहीं था और न है किसी अंडे का कोई निशान था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान और गमज़दा हो गया क्योंकि अब उससे वो एक अंडा भी नहीं मिलेगा जो मुर्गी रोजाना की बुनियाद पर उसको दिया करती थी। एक दिन में एक सोने की अंडी को बेचने से उसकी जिंदगी काफी आराम और आसानी से बसर हो रही थी, लेकिन अब इसने खुद अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया था।
اس کی لالچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا اور بالآخر ایک فقیر کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سب اس کی اپنی لالچ اور بے وقوفی کا نتیجہ تھا۔ نتیجہ اس کھانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 1. لالچ بری بلا ہے۔ 2. انسان کو جو کچھ ملی اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ Fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the fox's mouth watered as he gazed longingly at them. The bunch hung from a high branch, and the fox had to jump for it. The first time he jumped, he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it, only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain. Now he sat down and looked at the grapes in disgust. "What a fool I am," he said. "Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes that are not worth gaping for." And off he walked very, very scornfully. There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach. ایک چڑیا تھی، اس کا نام چنچی تھا۔ ایک دن کی بات ہے، چنچی چڑیا گائے کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دانے چگ چگ کر کھا رہی تھی۔ اچانک گائے نے گوبر کر دیا۔ چڑیا گوبر میں دب گئی اور اڑ نہ سکی۔ دوسری طرف سے ایک کتا آ رہا تھا۔ چڑیا نے اس سے کہا، "بھائی کتے، مجھے نکال۔" کتے نے کہا، "میں اگر تجھے نکالوں گا تو میں تجھے کھا جاؤں گا۔" چڑیا نے کہا، "ہاں، کھا لینا۔" کتے نے چڑیا کو گوبر سے باہر نکالا۔ اب چڑیا نے کہا، "مجھے دھو تو لے۔" کتا چڑیا کو نل پر لے گیا اور چڑیا کو دھونے لگا۔ چڑیا نے کہا، "مجھے سکھا تو لے، پھر کھا لینا۔" کتے نے چڑیا کو دھوپ میں رکھ دیا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ تھوڑی دیر میں چڑیا کے پر سوکھ گئے اور وہ پھر سے اڑ گئی۔ کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایک گاؤں میں چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت ساری مچھلیاں رہتی تھیں۔ ایک مچھلی جس کا رنگ نیلا تھا، نیلے رنگ کی وجہ سے اس کا نام نیلی پڑ گیا۔ نیلی مچھلی بہت عقل مند تھی۔ وہ جو کوئی بھی کام کرتی بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک دن اس تالاب کے پاس 2 مچھیرے آئے اور ایک مچھیرے نے کہا، "اوہو، دیکھو تو کتنی ساری مچھلیاں ہیں، کل ہم آئیں گے اور ان سب مچھلیوں کو پکڑ کر لے جائیں گے۔" یہ بات نیلی مچھلی نے سن لی اور جا کر دوسری مچھلیوں کو سنا دی۔ دوسری مچھلیاں نیلی مچھلی پر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ، ہم سب یہیں رہیں گے۔ اسی رات عقل مند مچھلی تالاب چھوڑ کر چھوٹی جھیل کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ دوسرے دن وہ مچھیرے آئے اور تالاب کی ساری مچھلیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ عقل مند مچھلی کی بات نہ سن کر مچھلیوں کو پچھتاوا ہوا اور اس طرح سے عقل مند مچھلی بچ گئی۔ اس لیے ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ انیک ایک اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا ہم جماعت سہیل بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے انیک کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ انیک بھی اسی طرح بدتمیز، جھوٹ بولنے والا، کام چور اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ بن گیا۔ وہ پہلی مرتبہ فیل ہوا تو گھر والوں نے بہت ڈانٹا، اس پر مختلف پابندیاں لگا دی۔ رات انیک بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آج اپنے دوستوں کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں نمایاں نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن جب سے اس نے سہیل سے دوستی کی تھی تب سے اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ کر کھیلوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا جہاں ہر طرح رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ایک طرف مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ سیب کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مزیدار سیب کھا سکے، لیکن وہ جیسے ہی چڑھنے کی کوشش کرتا فوراً سے دھڑام سے گر جاتا۔ آخر وہ تنگ آ کر باغ کی نرم و نازک گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انیک نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کہا، "بابا جی دیکھیے، میں کب سے سیب کھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بار بار درخت پر سے پھسل کر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟"
अनिक बेटे, तुम ये मजेदार फल कैसे खा सकते हो? ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, बाबा जी अजीब से लहजे में बोले थे। क्यों, ये मेरे लिए क्यों नहीं है? अनिक ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा था। बाबा जी ने कहा, ये मजेदार फल तो उनके लिए है जो हमेशा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को धोखा नहीं देते, वक्त की भी कदर करते हैं, बुरे दोस्तों की सोहबत से बचते हैं। तुम बताओ, क्या ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं? बाबा जी की बातें सुनकर अनिक को शर्म आई। इसने सोचा, वाकई मेरे अंदर तो ये सारी बुराइयां मौजूद हैं। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। सुहेल से दोस्ती खत्म करो, झूठ बोलना तय कर दो और मुझसे दिल लगाकर पढ़ने का वादा करो। इंशाल्लाह अगली दफा तुम अच्छे नंबरों से कामयाब होगे और हाँ, ये मजेदार फल भी खा सकोगे। बाबा जी की बात सुनकर अनिक खुश हो जाता है, लेकिन अभी वो कुछ कहने के लिए लब खोलता ही है कि अचानक इसकी आंख खुल जाती है। उस दिन के बाद से अनिक एक अच्छा बच्चा बन गया। उसने सुहेल से दोस्ती खत्म कर दी और झूठ बोलने से भी तौबा कर ली। इसने अब वक्त की कदर को जान लिया था और इसने वक्त की कदर करने का फैसला कर लिया ताकि मेहनत करके मीठे और मजेदार फल खा सके। जंगल के किनारे झोपड़ी में एक बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती थी। वो गुजर बसर के लिए जंगली फल खाती और करीब ही बहती नदी का पानी पीती थी और इसकी मछलियों को भी इस्तेमाल करती थी। एक दिन बुढ़िया मछली पकड़ने नदी किनारे गई तो वहां उसे एक उकाब जख्मी हालत में मिला। बुढ़िया मछली छोड़कर जल्दी से जख्मी उकाब को झोंपड़ी में ले आई और इसका इलाज और मदद करती रही। मरहम पट्टी के बाद बुढ़िया ने इसे आराम से घास पर लेटा दिया। कुछ देर बाद उकाब बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने उड़ान भरी और ये जा वो जा, लेकिन कुछ देर बाद आकर बुढ़िया के पास बैठ गया और एहसानमंदी की नजरों से देखने लगा, जैसे वो अपनी जिंदगी बचाने पर बुढ़िया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हो। बुढ़िया इस वक्त मछली पकड़ने जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया की नजर उकाब के नाखूनों पर पड़ी तो वो रुक गई और खुद से कहा, ओहो, ये तो इतने लंबे नाखूनों की वजह से कुछ खा भी नहीं सकता होगा, ऐसे तो ये भूख से मर जाएगा। ये सोचकर बुढ़िया ने झट उकाब को पकड़ा और वरांती के एक वार से उकाब के नाखून पंजू समेत काट लिए। मछली पकड़ने चल पड़ी। वापसी पर इसने उकाब को बेसुध पड़े देखा तो मुस्कुराई और खुद से कहा कि सोने दो, बेचारा थका हुआ है। फिर बुढ़िया खुद भी सो गई। शाम को जागने पर उसने देखा कि उकाब इसी हालत में पड़ा हुआ था। वो उकाब के करीब आई और बुढ़िया तो उसे सोता हुआ समझ रही थी, लेकिन उकाब ज्यादा खून बहने की वजह से मर चुका था। बुढ़िया शर्मिंदा सी सर पकड़कर वहीं बैठ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। बुढ़िया की नादानी की वजह से एक कीमती परिंदा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। एक गवाला था जो ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करने के खब्त में मुब्तला हो गया था। इस पर पैसे जमा करने की धुन सवार थी और वह लालच में अंधा हो चुका था। इसके जहन में दौलत कमाने का सीधा और आसान तरीका यह था कि वह दूध में पानी मिलाकर बेचता। इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसने ऐसा ही किया। शहर में रहकर इसने नाजायज तरीके से बहुत माल कमाया। जब इसके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई तो वह अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। ग्वाले ने एक रोज अपनी बहुत सारी रकम एक थैली में डाली और गांव की तरफ चल दिया। इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही थी। ग्वाला भी गर्मी की वजह से निढाल था। इसके रास्ते में एक दरिया पड़ा तो इसने नहाने का इरादा किया और रुपयों की थैली एक दरख्त के नीचे दूसरों की नजरों से बचाकर छुपा कर रख दी और उस पर कपड़ा डाल दिया। एक तरफ से मुतमईन होने के बाद इसने लंगोट कस ली और पानी में कूद पड़ा। ग्वाला जिस इलाके में नहाने के लिए रुका था वहाँ बंदर बहुत पाए जाते थे। इत्तेफाक से एक बंदर इसी दरख्त पर बैठा हुआ था जिसके नीचे ग्वाले ने रकम की थैली रखकर इस पर कपड़ा डाला था। इसने ये सारा माजरा देख लिया। बंदर बहुत शरारती था। इसने ग्वाले को दरिया में नहाते देखा तो दरख्त से उतरा और रुपयों को वो थैली उठाकर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। ग्वाला पानी से निकला तो इसकी नजर बंदर पर पड़ी जिसके पास रकम वाली थैली थी। इसने वो बंदर से लेने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने उसे वो थैली वापस न। इसने थैली खोली और रुपए एक एक करके हवा में उड़ाने लगा। कुछ जमीन पर और कुछ दरिया में गिरने लगे। ग्वाला रुपयों को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये आसान न था।
इस दौरान वहाँ लोग जमा हो गए और तमाशा लग गया। इनमें वो लोग भी थे जो ग्वाले की बेईमानी से वाकिफ थे। उन्होंने जब ग्वाले को रोता पीटता देखा तो कहने लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी उसने जो पैसे पानी से कमाए थे वो पानी में मिल गए और जो दूध से कमाए थे जायज तरीके से वो जमीन पर गिर गए।